हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं द पंडित्स के जो लाइव मॉक्स होते हैं उनमें मॉक टेस्ट 8 का बहुत ही ज़्यादा डिटेल सोल्यूशन। अगर आपने द पंडित्स प्लेटफॉर्म पे इसे अटेम्प्ट नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज करके हर क्वेश्चन में पहले अपना आंसर ट्राई कर लेंगे और फिर मेरा सोल्यूशन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आई एम अज्यूमिंग आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया है। पहला सवाल था, एक सेंटेंस दिया है, हमें पूछा गया है कि इसमें एरर क्या है। सेंटेंस क्या है कि शी इज माइंडिंग एवरी लिटिल डिटेल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर साइनिंग द अग्रीमेंट। मैं यहां लिख दे रहा हूं क्योंकि अगर हम सेंटेंस को अलग अलग करके स्प्लिट करके पढ़ेंगे तो चीजें हमें थोड़ी आसान लगेंगी और सीखने को भी मिलेगा। तो सेंटेंस था कि शी इज माइंडिंग एवरी लिटिल डिटेल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर साइनिंग द अग्रीमेंट। ये कंप्लीट सेंटेंस है। आइए इसे एक एक करके स्प्लिट करते हैं। बहुत आराम से मेरी बात को सुनेगा, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। क्या लिखा है कि शी इज माइंडिंग। शी क्या होगा? सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। माइंडिंग क्या है? मेन वर्ब है। आपको यह दिख रहा होगा कि यहां पे माइंड मेन वर्ब के आगे आईएनजी लगा के इससे माइंडिंग बनाया गया है, विच मीन्स हम यहां पे वर्ब के चौथे फॉर्म के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, तो वो माइंड कर रही है। क्या माइंड कर रही है? एवरी लिटिल डिटेल। ये एक फ्रेज है जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, जिसमें ये डिटेल जो नाउन है ये एक्चुअली आपका ऑब्जेक्ट है और एवरी लिटिल इसके लिए मॉडिफायर का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो क्या लिखा है कि शी इज माइंडिंग एवरी लिटिल डिटेल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आता है। सो ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। बिफोर साइनिंग, बिफोर भी क्या है? प्रीपोजिशन है। हर प्रीपोजिशन अपने बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लेता है। यहाँ कौन सा ऑब्जेक्ट लिखा है? साइनिंग। ठीक है, अब ये आईएनजी के फॉर्म में क्यों है आपको याद आ रहा होगा, मैंने पहले भी बताया है। जगह की कमी है, मैं थोड़ा क्लीन करके लिख रहा हूं। ये चीजें हमने पहले भी डिस्कस की हुई है कि अगर किसी भी सेंटेंस में हम कोई प्रीपोजिशन का यूज करते हैं तो उसके बाद हमेशा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आता है। अगर ये ऑब्जेक्ट आपको नाउन या प्रोनाउन में दिख जाए तब तो बहुत अच्छा है, पर कई बार ऐसा होगा कि ये ऑब्जेक्ट आपको वर्ब के फॉर्म में दिया होगा। ऐसे केस में हमें उसमें उसको नाउन बनाने की जरूरत पड़ती है। और नाउन कैसे बना सकते हैं? हम बना सकते हैं उसे जेरेंड बना के। जेरेंड मतलब यह है कि आईएनजी लगा के। ठीक है, तो अगर मोटा मोटा बात यह है कि अगर कभी प्रीपोजिशन के बाद आपको कोई वर्ब मिल जाए तो वो वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि उसे जेरेंड बनाना पड़ता है जो कि एक नाउन का काम करेगा, एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इस केस में बिफोर के बाद साइनिंग लिखा हुआ था जो कि इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट था। क्या साइन करने की बात हो रही थी? अग्रीमेंट साइन करने की बात हो रही थी। ये इस साइनिंग का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हमने सेंटेंस को अलग अलग कर लिया है। अब आइए इसमें देखते हैं कि एरर कहां पर है। ठीक है, तो जैसे मैं एरर बताता हूं आपको, मैं उसी फॉर्म में यहां पे भी बताऊंगा कौन कौन सी चीजें ऑब्वियस है, कौन कौन सी चीजें ऑब्वियस नहीं है। लिखा है कि शी इज माइंडिंग। देखो शी के साथ इज लगता है तो यहां कोई एरर नहीं दिख रहा आपको। एवरी लिटिल डिटेल एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था, यहां पे भी कोई एरर नहीं दिख रहा आपको। लिखा है कि ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ऑफ प्रीपोजिशन उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, कोई एरर नहीं है। बिफोर साइनिंग, अभी मैंने समझाया कि बिफोर के बाद साइनिंग क्यों आएगा, कोई एरर नहीं है। द अग्रीमेंट, कोई एरर नहीं है। अब या तो यहां पे माइंडिंग जो लिखा है या तो ये गलत है, या तो हमारा आंसर क्या होगा? नो एरर। मैं आपको सोचना सिखा रहा हूं। ऐसे तो आपको आंसर ऑलरेडी पता होगा अगर आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया है तो, पर मैं आपको ये सोचना सिखा रहा हूं कि एग्जाम में कैसे एरर पकड़ते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहां पे लिखा था माइंडिंग। मैं कह रहा हूं कि ये जो माइंडिंग लिखा है ना, ये एरर है। क्यों एरर है? क्योंकि माइंड एक ऐसा वर्ड है जो कि अवस्था बताने के काम में आता है, स्टेट बताने के काम में आता है। और चूंकि ये स्टेट बताने के काम में आता है, इसके आगे आईएनजी नहीं लगता। आपने ऐसे बहुत सारे वर्ब्स पढ़े होंगे इंग्लिश में जिसके आगे आईएनजी लगा के कॉन्टिन्यूटी नहीं दिखाई जा सकती, क्योंकि वो एक स्टेटिव वर्ब है, वो एक स्टेट को बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ वर्ब्स मैंने आपके लिए छांट कर रखे हैं। जैसे कि अगर हम कुछ वर्ब्स लें जो पोजेशन दिखाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हैव का हैविंग नहीं होता, ओन का ओनिंग नहीं होता, बिलोंग का बिलोंगिंग नहीं होता, पोजेस का पोजेसिंग नहीं होता, कंसिस्ट का कंसिस्टिंग नहीं होता। सिमिलरली कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो कि इमोशन और प्रेफरेंस दिखाते हैं। सो लव का लविंग नहीं होगा, लाइक का लाइकिंग नहीं होगा, हेट का हेटिंग नहीं होगा, प्रीफर का प्रीफरिंग नहीं होगा, वांट का वांटिंग नहीं होगा, नीड का नीडिंग नहीं होगा, डिजायर विश डिसलाइक। कुछ ऐसे वर्ब्स जो कि थिंकिंग, नोइंग या परसेप्शन बताते हैं, जैसे कि नो, बिलीव, अंडरस्टैंड, थिंक, रिमेंबर, फॉरगेट, मीन, सपोज, रियलाइज, रिकॉग्नाइज, इमेजिन, डाउट, अग्री, डिसअग्री, माइंड जो कि इस क्वेश्चन का वर्ड था। कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि सेंस बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, साउंड, फील।
इतने वर्ड्स जितने मैंने लिखे हुए हैं, मोटा मोटा इनसे सवाल बार बार ऐसे घुमा घुमा कर पूछती है, ये सारे के सारे स्टेट बताते हैं, अवस्था बताते हैं। और जब ये अवस्था बता रहे होते हैं तो इसके आगे आईएनजी नहीं लगता, क्योंकि आईएनजी किसी एक्शन की कंटिन्यूटी दिखाने के लिए होती है। पर अगर ये एक अवस्था है, एक फीलिंग है, तो ऐसे केस में हम इसके आगे आईएनजी नहीं लगाते। अब जब हम लोग क्लास में ये पढ़ाते हैं, हम टीचर्स, तो स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत बार आता है कि सर हमने तो पढ़ा है, हमने हैविंग भी सुना है, हमने विशिंग भी सुना है, हमने फीलिंग भी सुना है, हमने हियरिंग भी सुना है, ऐसा कैसे? देखो, दो बातें। पहली ये कि इनफॉर्मल इंग्लिश में बहुत बार ग्रामर का ध्यान नहीं रखा जाता। तो जब कोई स्पोकन इंग्लिश वगैरह की क्लासेस जब आप करोगे तो आमतौर पर इन रूल्स को वायलेट किया जाता है। इनफॉर्मल इंग्लिश में इतना स्टैंडर्ड फॉर्म हम नहीं पढ़ते, उसके वजह से ये चल जाता है। दूसरा ये है, और दूसरा डिफरेंस बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है वैसे बच्चों के लिए जो रट के पढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि ये नोट्स में आ गया, क्लास में टीचर्स ने पढ़ा दिया, तो बच्चों ने इसको रट लिया कि इसके आगे ये नहीं होगा। अब वो कसम खा के बैठे हैं कि हैव का हैविंग होगा ही नहीं, पर ऐसा नहीं होता। मैंने जब आपको एक्सप्लेनेशन स्टार्ट किया था तब मैंने यहां पे बोला था कि जब ये स्टेट बता रहे, फिर मैंने यहां पे बोला कि जब ये स्टेट बता रहे। ये इस बात को मैं बार बार अंडरलाइन क्यों कर रहा हूं कि जब ये स्टेट बता रहे, ऐसा इसलिए क्योंकि ये अकेले स्टेट नहीं बताते, कभी कभी इनका इस्तेमाल एज एन एक्शन वर्ब भी किया जा सकता है। अभी मैंने क्या बोला था, इसके आगे आईएनजी क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये कोई एक्शन नहीं बताता, ये अवस्था बताता है। लेकिन अगर ये एक्शन बताने लगा तो कॉन्टिन्यूटी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल हो सकती है। इसका मतलब यह है कि इसको रट्टा बिल्कुल नहीं मार लेना है कि इसके आगे आईएनजी नहीं होता। आपको यह समझना पड़ेगा कि जिस सेंटेंस में ये यूज किया गया है वहां पे ये कोई अवस्था बता रहा है या कोई एक्शन बता रहा है। अब मैं जो बोल रहा हूं उसको मैं जरा एग्जांपल से आपके सामने समझा के दिखा। देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात को। हैव का इस्तेमाल दो तरीके से किया जाता है। एक जहां पे ये अवस्था बता रहा है, स्टेट बता रहा है, और एक जहां पे ये कोई काम बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं कहता हूं कि आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, तो ये मेरा पोजेशन दिखा रहा है। मेरी एक अवस्था है कि मेरे पास एक कार है, उसमें मेरा कोई एक्शन नहीं लग रहा। इसका मतलब मैं ये कभी नहीं कह सकता कि आई एम हैविंग अ कार, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे जो हैव यूज किया गया है ये हैव स्टेट बता रहा था। लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि किसी एक्शन होने की बात करें तो वहां पे डेफिनेटली आईएनजी लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलूं कि आई एम हैविंग लंच। अब देखना, ये एक प्रोसेस है ना। अगर मैं लंच कर रहा हूंगा तो एक एक्शन होगा जो कंटिन्यू हो रहा होगा, मेरे हाथ हिल रहे होंगे, मैं खाना खा रहा हूंगा, तो मैं प्लेट से खाना उठा रहा हूंगा, अपने मुंह में डाल रहा हूंगा, तो ये एक प्रोसेस है। चूंकि एक प्रोसेस है, इसके कंटिन्यूअस होने, इसकी कंटिन्यूटी होने की बिल्कुल चांसेस है। इसका मतलब इसके आगे आईएनजी लगेगा क्या? हाँ जी, बिल्कुल लगेगा। मैं ये कह सकता हूं कि आई एम हैविंग लंच, मैं बोल सकता हूं कि वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम एट द पार्टी, क्योंकि ये एक्शन को शो कर रहा है। तो जहां पे हैव का मीनिंग ये बनता है कि आप किसी अवस्था को बता रहे हैं, वहां पे इसके आगे आईएनजी नहीं लगेगा। जहां पे आपको ये फील हो रहा है कि ये कोई एक्शन बता रहा है, कोई कंटिन्यूटी बता रहा है, तो वहां पे इसके आगे आईएनजी लग सकता है। तो आपका सवाल ये भी होगा, सर पता कैसे चलेगा? कैसे पता चलेगा? एग्जांपल देख के पता चलेगा, कंटेक्स्ट देख के पता चलेगा। अगला सवाल देखो, थिंक है, तो मैं कह रहा हूं कि आई थिंक इज राइट, मुझे लगता है कि ये सही है। अच्छा, जब मैं कह रहा हूं कि मुझे लगता है, तो क्या मैं नाच रहा हूं? एक्शन हो रहा है क्या वहां पर? नहीं, ये एक मेंटल प्रोसेस है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा इंट्यूशंस आ रहे हैं कि ये सही है। इसका मतलब ये एक स्टेट है मेरे दिमाग का, ये कोई काम नहीं है। अब मैं बोल रहा हूं कि आई एम थिंकिंग अबाउट माई नेक्स्ट वेकेशन, मैं बैठ के इत्मीनान से सोच रहा हूं अपने अगले वेकेशन के बारे में। तो मैं टहल रहा हूंगा या सोच रहा हूंगा या सर पकड़ के बैठा होगा, कोई एक्शन हो रहा है वहां पर। चूंकि यहां पर एक्शन हो रहा है, इसके आगे आईएनजी लग सकता है बिल्कुल। अगला देखो, टेस्ट लिखा है जहां पे स्टेट हो, दिस सूप टेस्ट ग्रेट, ये जो सूप है इसका स्वाद बहुत अच्छा है। ये तो अवस्था है इस सूप की, इसका स्वाद बहुत अच्छा है, तो आईएनजी लग सकता है क्या? नहीं लग सकता। अगला है, द शेफ इज टेस्टिंग द सूप। अब शेफ ने क्या किया? सूप बनाया। अब वो क्या कर रहा है? एक चम्मच ले रहा है, सूप में डुबोकर उसको टेस्ट करके देख रहा है। क्या आपको पढ़ के नहीं लग रहा कि ये कोई एक्शन बता रहा है? एक्शन बता रहा है तो आईएनजी हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। क्या अब आप मीनिंग समझ पा रहे हैं दोनों को? तो ये सारे वर्ड्स जिनके आगे आईएनजी नहीं लगता, इनको रट्टा नहीं मार लेना। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर ये स्टेट बता रहा हो, अवस्था बता रहा हो, जो कि 99.9% केसेस में एसएससी के सवालों में होता है, तो इसके आगे आईएनजी नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये एक्शन बता रहा हो तो इसके आगे बिल्कुल आईएनजी अलाउड है। आ जाओ वापस सवाल पे। तो क्या लिखा हुआ था? लिखने की जगह का मैं थोड़ा क्लीन कर रहा हूं मैं। तो क्या लिखा हुआ था यहां पर? वापस आऊंगा मैं सवाल पे। लिखा हुआ था कि ही इज माइंडिंग एवरी लिटिल डिटेल। अभी हमने जस्ट बोला कि ये माइंड जो है ये एक स्टेट है, कि वो हर एक, जब अग्रीमेंट साइन करने से पहले वो हर एक कॉन्ट्रैक्ट के डिटेल का ध्यान रख रहा है। तो ध्यान रखना कोई एक्शन थोड़ी है, वो तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसका मतलब ये है कि यहां पे जो माइंड यूज किया गया है ये स्टेट बताने के लिए किया गया है, तो इसके आगे आईएनजी अलाउड नहीं है।
मतलब एरर कौन से पार्ट में होगा, एरर ए पार्ट में होगा। अब सुधार कैसे सकते हैं, देखो प्रेजेंट टेंस में रखना है तो क्या बोलोगे, शी माइंड्स एवरी लिटिल डिटेल। ये बिल्कुल क्लियर हो सकता है, बिल्कुल सही हो सकता है। क्या ये सवाल आपको समझ में आ गया है, ये रूल आपको समझ में आ गया है। बढ़ रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। लिखा है एवरीवन नोज दैट ही इज नॉट डैश टू हार्ड वर्क। हर किसी को पता है कि वो हार्ड वर्क में डैश नहीं है। क्या आएगा, एवरीवन नोज, हर किसी को पता है, दैट ही इज नॉट, कि वो नहीं है, ही इज नॉट ट्रेन्ड टू हार्ड वर्क, ही इज नॉट सुटेबल टू हार्ड वर्क, ही इज नॉट एक्स्टम्ड टू हार्ड वर्क, ही इज नॉट एडिक्ट टू हार्ड वर्क। देखो एडिक्ट का मतलब होता है लत लग जाना, इट्स अ नेगेटिव वर्ड, यहां पे यूज नहीं होगा। आप क्या कहना चाह रहे थे कि वो हार्डवर्क करने का आदी नहीं है, मतलब वो हार्डवर्क नहीं कर पाए, उसको उसकी आदत ही नहीं है। तो अगर उसको आदत नहीं है तो ऐसे केस में वहां पे ट्रेंड और सुटेबल वर्ड तो कंटेक्स्ट में सही नहीं आ रहा। फिर आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए एकस्टम्ड। एक ही ऑप्शन है जो कि ठीक लग रहा है, क्या कि एवरीवन नोज दैट ही इज नॉट एकस्टम्ड टू हार्ड वर्क। हर किसी को पता है कि वो एकस्टम्ड नहीं है, वो आदी नहीं है हार्ड वर्क। अब एक चीज जो आपके दिमाग में तुरंत से आया होगा वो ये आया होगा कि सर हमने ये पढ़ा है कि एकस्टम्ड टू के बाद जिरंड आता है, क्योंकि आपने रट लिया है ना। यहां तो सर नहीं लिखा, इसका मतलब क्या ये भी गलत था? नहीं जी, बिल्कुल गलत नहीं था। आपने सिर्फ चीजों को रटा है, समझा नहीं। अब मैं समझा रहा हूं ऐसा क्यों होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि आई एम accustomed to working hard, ठीक है, and I am accustomed to hard work। ये दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, आराम से समझना। आई क्या है, दोनों के लिए बोल रहा हूं, सब्जेक्ट है। एम क्या है, लिंकिंग वर्ब है। accustomed क्या है, एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है। तो यहां से लेके यहां तक हमारा एक क्लॉज कंप्लीट हो जाता है जहां पे हम ये कह रहे हैं कि आई एम accustomed, मुझे आदत है। ठीक है, किस चीज की आदत है, टू। ये प्रेपोजिशन है, टू क्या है, प्रेपोजिशन है। अच्छा, क्या ये रूल आपको याद आ रहा है कि अगर हम किसी सेंटेंस में कोई प्रेपोजिशन को लिखें तो इसके बाद हमेशा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आता है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बात बताई थी कि ये ऑब्जेक्ट दो बातें हो सकती है, या तो ये एक नाउन आ जाए, या अगर इसके बाद कोई वर्ब हो तो वो वर्ब हमेशा जिरेंड के फॉर्म में आना चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक जिरेंड एक नाउन कहलाता है। तो मोटा मोटा बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई प्रीपोजिशन है तो उसके बाद नाउन या प्रोनाउन का आना जरूरी है। नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू सेंटेंसेस। यहां पे लिखा हुआ था आई एम accustomed टू हार्ड वर्क। ये टू एक प्रीपोजिशन था जिसका ऑब्जेक्ट था वर्क, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट था। ये हार्ड जो है ये इस वर्क के लिए आया हुआ है और ये यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, आई एम accustomed टू हार्ड वर्क। बिल्कुल सही है सेंटेंस। ऊपर वाले सवाल में क्या बदला गया था, जब मैं कहता हूं कि आई एम accustomed टू वर्किंग हार्ड, यहां पे ये टू प्रीपोजिशन अपने साथ एक जेरेंड लेता है जो कि एक नाउन होता है, जो कि इसका ऑब्जेक्ट होता है। अब जरा कॉमन सेंस लगा के बोलो कि इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है। यहां पे भी प्रीपोजिशन को एक ऑब्जेक्ट चाहिए था तो हमने वर्क लिखा है, ये वर्क एक नाउन का काम कर रहा है। यहां पे हमारे पास ऑप्शन नहीं था, हमने वर्क लिखा, लेकिन वर्क अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो ये वर्ब लगने लगेगा, क्योंकि टू के बाद इमीडिएटली V1 आ जाएगा तो ये वर्ब लगने लगेगा। ऐसे केस में हमें इसके आगे ING लगा के सबको बताना पड़ा कि ये वाला जेरेंड है, तो ये यहाँ पे नाउन का फॉर्म बना। तो नाउन ये भी है, नाउन ये भी है। आपका कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि आपने इस वर्ब को वर्ब शायद समझ रखा होगा। ये वाला नाउन है, ये वाला भी नाउन है, ये ING में लिखा है क्योंकि टू एक प्रीपोजिशन था जिसके बाद ING की जरूरत है। तो यहां जो लिखा है ये गलत नहीं है, ये वही बात है जो ये है। ठीक है, अभी आपको यहां से ये रूल भी समझ में आ गया होगा कि accustomed टू के बाद ING क्यों लगता है। रट्टा मत मार लेना, accustomed पास्ट पार्टिसिपल है, टू एक प्रीपोजिशन है, वर्किंग उसका ऑब्जेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। A large number of tourists were visiting the historical monument during the summer vacation। देखो, अगर हम किसी सेंटेंस में a large number of लिखते हैं, a large number of लिखते हैं तो उसके साथ दो बातें होती हैं। पहला, उसके बाद का नाउन प्लूरल होता है, और दूसरा उसके बाद का वर्ब भी प्लूरल होता है। जनरली ये चीज हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहां क्या लिखा हुआ था, अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट, बहुत सारी बड़ी संख्या में टूरिस्ट। तो आपको दिख रहा होगा यहां पे जो नाउन यूज किया गया है ये नाउन यहां पे प्लूरल है। अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट वर विजिटिंग, वर तो बिल्कुल सही है, वर तो प्लूरल ही होता है, वर के बाद V4 आना चाहिए। तो देखो V4 भी आया है, क्या लिखा हुआ है, वर विजिटिंग।
अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट वर विजिटिंग द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, क्या विजिट कर रहे थे? द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, इसका ऑब्जेक्ट है। ड्यूरिंग प्रीपोजिशन द समर वेकेशन, उसका ऑब्जेक्ट। हमने पूरे सेंटेंस को अलग अलग कर लिया। अब हमसे पूछा गया था कि अंडरलाइन पोर्शन में अगर कोई एरर है तो उसे सुधारें। हमने अभी रूल ये पढ़ा है कि इसके बाद का जो वर्ब होगा ये प्लूरल होगा। आओ जरा एक बार चेंज करके देखते हैं। यहां वॉज लिखा हुआ था, ये तो सिंगुलर था, टूरिस्ट के लिए तो प्लूरल रहना चाहिए, गलत है। हैज लिखा हुआ है, सिंगुलर है, प्लूरल रहना चाहिए। इज लिखा है, सिंगुलर है, प्लूरल रहना चाहिए। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला बोला जा रहा है, माफ कीजिएगा, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, इसमें से कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो ग्रामेटिकली करेक्ट है, उसे ढूंढ के निकालिए। फर्स्ट में है व्हेन वी केम आउट ऑफ द रेस्टोरेंट इट वाज 11:30। जब हम लोग रेस्टोरेंट से बाहर आए वो 11:30 बज रहे थे। लिखा हुआ है व्हेन वी, व्हेन कंजंक्शन है, ये क्लॉज नंबर 1 है और ये क्लॉज नंबर 2 है। दो क्लॉज हैं इसमें, ये कंजंक्शन से जुड़े हैं। तो क्या लिखा है कि व्हेन वी केम आउट ऑफ द रेस्टोरेंट, जब हम रेस्टोरेंट से बाहर आए। वी क्या है? सब्जेक्ट है। केम क्या है? V2 है। ठीक है, केम आउट ऑफ प्रीपोजिशन, रेस्टोरेंट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, इट वाज, इट सब्जेक्ट है, वाज यहां का V2 है। एक्चुअली यहां पे लिंकिंग वर्ब की जरूरत थी, इसलिए हमने बी का V2 यूज किया है। ठीक है, मतलब पास्ट टेंस में है, ये बी का फॉर्म है। तो क्या लिखा हुआ है? इट वाज 11:30। ये तो ठीक लग रहा है कि जब हम रेस्टोरेंट से बाहर आए 11:30 बजे थे। सेंटेंस तो ठीक लग रहा है। अगला बी में, आफ्टर वी केम आउट ऑफ द रेस्टोरेंट, आफ्टर कंजंक्शन है, ये एक क्लॉज, ये दूसरा क्लॉज। लिखा हुआ है कि आफ्टर वी केम आउट ऑफ द रेस्टोरेंट, जब हम रेस्टोरेंट से बाहर हमारे रेस्टोरेंट से बाहर आने के बाद इट वाज 7:30, 11:30 बजे थे। एक तो ये हिंदी में बड़ा अटपटा साउंड कर रहा है कि हमारे रेस्टोरेंट से बाहर आने के बाद 11:30 बजे थे। दूसरा, ये आफ्टर क्या बता रहा है पता है? आफ्टर बता रहा है यहाँ पे 2 इवेंट्स ऑफ पास्ट को। आफ्टर ये बता रहा है कि यहाँ पे पास्ट की 2 घटनाएं हुई, जिसमें एक घटना पहले हुई, दूसरी घटना उसके बाद हुई। ग्रामर कहता है कि अगर पास्ट की 2 घटनाओं का जिक्र किया जाए जिसमें एक घटना खत्म हो चुकी हो, उसके बाद दूसरी घटना हो, तो पहली वाली घटना में हैड प्लस V3 आता है और दूसरी वाली घटना में V2 आता है। अगर हम इस रूल के साथ आफ्टर को रहने दें तो ऐसे केस में यहां पे हैड प्लस V3 होना चाहिए था, लेकिन यहां तो V2 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस है। आगे बढ़े, अगला लिखा हुआ है व्हेन वी हैड कम आउट ऑफ द रेस्टोरेंट, जब हम रेस्टोरेंट से बाहर आ चुके थे, इट वाज पास्ट 11:30, 11:30 बजे थे। यही वाले रूल को पलट दिया गया ना। अब क्या बोला गया कि हैड प्लस V3 यूज्ड है, V2 यूज्ड है, इसका मतलब पक्का एक घटना हुई होगी, उसके खत्म होने के बाद दूसरी घटना हुई होगी। लेकिन यहां तो भाई साहब व्हेन का इस्तेमाल किया गया। व्हेन का मतलब होता है दोनों चीजें पैरेलली चल रही हैं, कि जब हम रेस्टोरेंट से बाहर आए उस वक्त 11:30 बजे थे, तो दोनों काम तो इक्विवेलेंट है, दोनों के टाइमलाइंस इक्विवेलेंट है। इसका मतलब यहां पे तो फिर व्हेन नहीं होना चाहिए था, आफ्टर होना चाहिए था, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगला, व्हेन वी हैव कम आउट ऑफ द रेस्टोरेंट, जब हम बाहर आ चुके हैं, ये प्रेजेंट टेंस में है, इट वाज 11:30, ये गलत हो जाएगा क्योंकि 11:30 बजे थे जब हम बाहर आए हैं। कोई सेंस है? एक ही सेंटेंस सही लग रहा है, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। बोला गया है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से 4 में से किसी एक का स्पेलिंग सही है, हमें देखना किसका स्पेलिंग सही है। डायलॉग गलत लिखा है ना? सही स्पेलिंग क्या होता है? DIALOGUE। जिराफ गलत है, सही स्पेलिंग है GIRAFFE। ह्यूमरस गलत है, सही स्पेलिंग क्या है? HUMOROUS, ह्यूमरस। सीजर्स बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आ गया है तो एक बात याद दिला दूं, अ पेयर ऑफ सीजर्स लिखा जाता है हमेशा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट। नो इंप्रूवमेंट का सवाल है, फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है। लिखा है कि वी वेंट टू द एयरपोर्ट टू सी थ्रू आवर रिलेटिव्स। हम लोग एयरपोर्ट पर गए ताकि हम अपने रिलेटिव्स को सी थ्रू कर पाए। आपसे पूछा जा रहा है कि सी थ्रू सही है या इसकी जगह पे हमें कुछ और यूज करना चाहिए था। क्या हमें सी आउट यूज करना चाहिए था? क्या हमें सी अवे यूज करना चाहिए था? क्या हमें यहां पे सी ऑफ यूज करना चाहिए था? या सेंटेंस जो है वो नो एरर है? ठीक है, आइए जरा चेक कर लें। देखो, सी थ्रू फ्रेजल वर्ब के 2 मतलब होते हैं। ठीक है, डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं इसको, बहुत ध्यान से सुनना। सी थ्रू के 2 मतलब होते हैं। पहला, जब आप किसी व्यक्ति का ट्रू नेचर देख पाए, टू डिटेक्ट द ट्रू नेचर ऑफ समवन और समथिंग, किसी व्यक्ति का भेद जान जाना, उसको बोलते हैं सी थ्रू। ठीक है, जैसे आप फिल्मों में सुनोगे बहुत बार कि उस इंसान का जो नेचर है ना, या उसका जो इंटेंशन है वो खराब है, मलिशियस है। ठीक है, एंड आई कैन सी थ्रू हिम, मैं उसका ट्रू नेचर देख पा रहा हूं। तो किसी का ट्रू नेचर देख पाना, उसको बोलते हैं सी थ्रू। दूसरा होता है कठिन समय में किसी का साथ देना, इसको भी सी थ्रू कहा जाता है।
मैंने क्या बोला है, सी थ्रू का दो मतलब होता है, पहला ये कि किसी का असल नेचर जान जाना, दूसरा होता है कठिन समय से गुजरना। ठीक है, ये होता है सी थ्रू, राइट। यहां क्या लिखा हुआ था, वी वेंट टू द एयरपोर्ट टू सी थ्रू आवर रिलेटिव्स। हम एयरपोर्ट में गए अपने रिलेटिव्स के कठिन समय में सपोर्ट करने के लिए, नहीं, उनके आर पार देखने के लिए, उनका नेचर देखने के लिए, नहीं। इसका मतलब ये तो नो इंप्रूवमेंट जो लिखा है ये तो गलत है, ये आंसर नहीं हो सकता। अब क्या हो सकता है जरा वो भी देख लेते हैं। एक ऑप्शन वहां पे लिखा है सी ऑफ। सी ऑफ का मतलब क्या होता है, टू एक्कंपनी समवन टू अ प्लेस ऑफ डिपार्चर। कोई कहीं जा रहा हो, उसको अगर आप बाय करने के लिए जाते हो, आप उसको अगर प्लेस ऑफ डिपार्चर पे कंपनी करने जाते हो तो उसको सी ऑफ कहते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि सी ऑफ करने के लिए मैं बस स्टैंड जा रहा हूं। सी ऑफ का मतलब विदा करने के लिए मैं बस स्टैंड जा रहा हूं, ठीक है, उसे सी ऑफ कहते हैं। एक और उसमें फ्रेजल वर्ब आया है सी आउट। सी आउट का मतलब होता है टू एक्कंपनी समवन टू डोर व्हेन दे आर लीविंग। जब कोई कहीं जा रहा हो तो उसको दरवाजे तक छोड़ते जाने के लिए सी आउट कहा जाता है, जिसका सिनोनिम होता है एस्कॉर्ट। आपने सुना होगा बहुत बार एस्कॉर्ट टीम आती है किसी मिनिस्टर को स्टेज तक पहुंचाने के लिए। वॉकआउट, एक्कंपनी, उल्टा क्या होगा, छोड़ देना, इग्नोर, अबंडन। सी थ्रू का मतलब मैंने दो बताया है, एक किसी का भेद जान लेना, एक्चुअल नेचर, ट्रू नेचर पहचान लेना, दूसरा कठिन समय में किसी की मदद करना। सिनोनिम क्या हो सकता है, डिटेक्ट, परसीव, विथस्टैंड, इंड्योर। इंड्योर मतलब होता है झेलना, ओवरलुक, इग्नोर करना, गिव अप, बी डिसीव्ड। क्लियर हो रहा है? अच्छा, इसमें एक और यूज किया गया है फ्रेजल वर्ब सी अवे। ऐसा कोई फ्रेजल वर्ब नहीं होता, ठीक है, सी अवे बोल के कोई फ्रेजल वर्ब नहीं होता, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। सी आउट हमने क्या बोला, दरवाजे तक छोड़ने के लिए। एयरपोर्ट मेरे घर पे है क्या कि मैं दरवाजे तक छोड़ने जाऊंगा, तो कोई सेंस तो नहीं है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, आंसर होगा सी ऑफ, राइट। एक बार फिर से रिवाइज कर ले जल्दी से, आंखें बंद रहेंगी आपकी, ध्यान से सुनोगे मेरी बात। सी ऑफ का मतलब होता है किसी को विदा करने जाना, किसी को छोड़ने जाना। सी थ्रू के दो मतलब होते हैं, पहला किसी के आर पार देख लेना, विच मींस किसी का एक्चुअल नेचर पहचान लेना, और दूसरा किसी के कठिन समय में उसकी मदद करना, ठीक है, टू सपोर्ट और इंड्योर टिल द एंड फॉर ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन। एक और होता है सी आउट। आउट मतलब होता है बाहर, किसी को बाहर तक छोड़ने जाना, दरवाजे तक छोड़ने जाना, उसको सी आउट कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम। हमसे सिनोनिम पूछा गया है, अब द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस क्या है। एन एम्प्लॉयर शुड अप्राइज, आपसे पूछा गया है अप्राइज वर्ड का मतलब, एन एम्प्लॉयर शुड अप्राइज द एबिलिटी ऑफ हिज एम्प्लॉइज। एक एम्प्लॉयर को हमेशा अपने जो एम्प्लॉइज की एबिलिटी है उसको अप्राइज करना चाहिए। आपने बहुत बार सुना होगा कि अप्रेजल का टाइम चल रहा है, अप्रेजल का टाइम चल रहा है, ये आईटी कंपनीज में बहुत चलता है या प्राइवेट फर्म्स में बहुत चलता है कि अप्रेजल का टाइम चल रहा है। अप्रेजल वर्ड अप्रेज वर्ब से बनकर आया है। अप्रेज का मतलब होता है किसी का मूल्यांकन करना, किसी का एस्टिमेशन करना, उसको अप्रेजल कहते हैं। टू एस्टिमेट इज कॉल्ड अप्रेज, ठीक है। तो किसी भी चीज का मूल्यांकन करना कि किसी की कितनी वैल्यू है। मेरे ऑफिस में मान लो कि कोई काम कर रहा है मेरे अंडर, तो मैं ये देख रहा हूं कि वो काम कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसको अप्रेज करना कहते हैं, ठीक है। आ जाओ ऑप्शन पे। अक्यूज हो सकता है, अक्यूज का मतलब होता है दोष लगाना, ये तो सिनोनिम नहीं हो सकता। प्रेज मतलब होता है तारीफ करना, तारीफ करना, हम जज करने की बात करें, तारीफ करने की बात नहीं करें तो गलत है ये। अप्रिशिएट, तारीफ करना, जज आंसर होगा। एस्टिमेट करना, इवैल्यूएट करना, है ना। अब जो वर्ड्स आए हैं इसमें, उसके लिए मैंने हमेशा की तरह अलग स्लाइड लगा दिया है ताकि कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो है मैं वो यहाँ पे पढ़ा पाऊं। अप्रेज का मतलब मैंने क्या बोला है, अप्रेज का मतलब मैंने बोला है किसी के क्वालिटी को, वैल्यू को असेस करना, एस्टिमेट करना, ठीक है। इवैल्यूएट करना, क्या सिनोनिम हो सकता है, इवैल्यूएट करना हो सकता है, असेस करना हो सकता है, जज करना हो सकता है, ठीक है। अगला वर्ड था अक्यूज। अक्यूज का मतलब होता है दोषी। टू चार्ज समवन विथ रॉन्ग डूइंग ऑफ अ क्राइम, किसी के ऊपर आरोप लगाना, उसको हम लोग बोलते हैं अक्यूज। क्या होता है सिनोनिम, ब्लेम, इंडिक्ट, एलिज, ठीक है। ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिक्ट का मतलब होता है किसी के ऊपर दोष लगाना, एलिज का मतलब होता है किसी के ऊपर दोष लगाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा अब अगर हम लोग इसका एंटोनिम देख लें तो डिफेंड, एक्सोनरेट, एब्सॉल्व। अगेन ये जो दोनों वर्ड्स हैं, ये दोनों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्सॉल्व भी और एक्सोनरेट भी। एब्सॉल्व का मतलब होता है किसी को बाइज्जत बरी कर देना, एक्सोनरेट का मतलब होता है किसी को बाइज्जत बरी कर देना। ये चारों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिक्ट आरोप लगाना, एलेज आरोप लगाना, एब्सॉल्व बाइज्जत बरी कर देना, एक्सोनरेट बाइज्जत बरी कर देना। बहुत बार एसएससी ने पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। अगला प्रेज। प्रेज मतलब मैंने बताया प्रशंसा करना, कमेंट, एडमायर, अपलॉड, अप्रिशिएट, ठीक है। उल्टा क्या होगा, क्रिटिसाइज, कंडेम। बहुत बार एसएससी पूछती है कंडेम, कंडेम मतलब होता है क्रिटिसाइज, आलोचना करना किसी की। सो कंडेम हो सकता है, इंसल्ट हो सकता है, राइट। यहां से
4-5 वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला अप्रेज, अप्रेज का मतलब होता है किसी का मूल्यांकन करना। इंडिक्ट आरोप लगाना, एलेज आरोप लगाना, एब्सॉल्व बाइज्जत बरी करना, एक्सनरेट बाइज्जत बरी करना, कंडेम क्रिटिसाइज करना, ठीक है, किसी भी व्यक्ति की आलोचना करना, राइट। एक और इंपॉर्टेंट नोट यहां पे मैं डाल के जा रहा हूं अगले सवाल पे। अप्रेज से मिलता जुलता एक वर्ड है अप्राइज, आपको कंफ्यूज करेगा ये। अप्राइज का मतलब होता है टू इन्फॉर्म, अप्रेज का मतलब होता है टू एस्टिमेट, अप्राइज का मतलब होता है टू इन्फॉर्म। दोनों के स्पेलिंग में केवल एक का अंतर है, लेकिन मीनिंग में जमीन आसमान का फर्क है। अप्रेज का मतलब होता है मूल्यांकन करना, अप्राइज का मतलब होता है इन्फॉर्म करना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब हमें एंटोनिम ढूंढना है। वर्ड क्या है? डिस्कॉर्ड। आपने ये वाला पढ़ा होगा ईडियम एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड में, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था? एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड किसे कहते हैं? कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस या एक ऐसी चीज, है ना, एक ऐसा सब्सटेंस या एक ऐसी चीज जो डिसएग्रीमेंट का कारण हो। कोई भी ऐसी चीज जिसको लेके दो गुटों में झगड़ा चल रहा हो, उसे एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड कहा जाता है। अगर आपको ध्यान हो ये बात कि हम लोगों ने ये पढ़ा है कि एक सेब को लेकर बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा शायद बाइबल में लिखा है कि एक सेब को लेकर बहुत ज्यादा अस्वस्थता हुई थी, शायद वहीं से बनकर ये इडियम एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड आया हुआ है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसके वजह से डिसएग्रीमेंट हो रही हो, कोई भी ऐसी चीज जिसके वजह से परेशानियां हो रही हो, उन्हें एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड कहा जाता है। यहां पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा कंसर्न केवल डिस्कॉर्ड से है। डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है? डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़ा, राइट। हमसे पूछा गया है कि इसका उल्टा वर्ड बताइए, इसका एंटोनिम बताइए, तो झगड़े का उल्टा क्या होगा? आइए चेक करते हैं। हार्मनी, हार्मनी मतलब होता है भाईचारा, अच्छे रिलेशंस में होना हार्मनी कहलाता है, एंटोनिम हो सकता है। अगला वर्ड है एक्सेप्टेंस, किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना। झगड़े का उल्टा एक्सेप्ट करना होगा क्या? एक्सेप्टेंस तो रिजेक्शन का उल्टा हो सकता था, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता। सेरेनिटी, सेरेनिटी मतलब होता है शांति। प्लेसिडिटी मतलब होता है शांति। पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने 25 बहुत जरूरी सिनोनिम्स एंटोनिम्स करवाए थे, उसमें ये सेरेनिटी और प्लेसिडिटी आया था, जिसका मतलब होता है शांति, कामनेस जिसे कहते हैं, है ना, ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है। तो ये सेरेनिटी प्लेसिडिटी आएगा। ये तो ऑब्वियसली आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि झगड़े का उल्टा शांति नहीं होगा, झगड़े का उल्टा भाईचारा होगा, ठीक है। तो आंसर एक ही बचता है, ऑप्शन नंबर ए, हार्मनी। सोचो अगर आप सेरेनिटी को आंसर करोगे, क्योंकि एक लॉजिक ये भी लगता है कि सर झगड़े का उल्टा तो शांति हो ही सकता है, तो सेरेनिटी को करोगे तो फिर प्लेसिडिटी ने क्या बिगाड़ा है? फिर तो दो आंसर हो जाएंगे। इसका मतलब आपको इस लाइन में नहीं पूछा जा रहा, आपको पूछा जा रहा है कि दो लोगों में रिलेशन खराब होना अगर डिस्कॉर्ड कहलाता है तो रिलेशन अच्छा होना क्या कहलाएगा? तो उसे हार्मनी कहते हैं, ठीक है। अब चूंकि डिफरेंट वर्ड्स आए हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं, तो एक बार मैं सबको अलग अलग करके बता दे रहा हूं। डिस्कॉर्ड का मतलब मैंने क्या बोला था? डिसएग्रीमेंट और लैक ऑफ हार्मनी, कलह, असहमति, है ना, झगड़ा। क्या होगा इसका सिनोनिम? कंफ्लिक्ट हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकता है, स्ट्राइफ हो सकता है। तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत बार किसी ने पूछा है। कंफ्लिक्ट मतलब झगड़ा, डिस्प्यूट मतलब झगड़ा, स्ट्राइफ मतलब झगड़ा। उल्टा क्या होगा? हार्मनी, अग्रीमेंट, अकॉर्ड, ठीक है। मतलब आप जब भाईचारा में होते हो, सहमति में होते हो, ये इसका उल्टा हो सकता है। अगला वर्ड है हार्मनी, मतलब होता है जब आप भाईचारे में होते हो, किसी के साथ मेलजोल में होते हो, उसे ही कनकॉर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कनकॉर्ड कहा जाता है। और उल्टा होता है डिस्कॉर्ड। तो ध्यान रखना, अकॉर्ड सहमति, कनकॉर्ड सहमति, डिस्कॉर्ड असहमति। अकॉर्ड, कनकॉर्ड, डिस्कॉर्ड। जो मेरे पेड बैच के स्टूडेंट्स हैं, आपको याद आ रहा होगा, कम से कम 20 बार मैंने आपको ये चीज पढ़ाई हुई है। अकॉर्ड, कनकॉर्ड, डिस्कॉर्ड। अकॉर्ड मतलब होता है सहमति, कनकॉर्ड मतलब होता है सहमति, और डिस्कॉर्ड मतलब होता है असहमति, ठीक है। और क्या सिनोनिम हो सकता है इसका? कनकॉर्ड, यूनिटी, अग्रीमेंट। एंटोनिम क्या होगा? डिस्कॉर्ड, कन्फ्लिक्ट, फ्रिक्शन। आ जाओ अगली वर्ड पे, सेरेनिटी। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में यूट्यूब पे पढ़ाया था। क्या लिखा हुआ है? द स्टेट ऑफ बीइंग काम, पीसफुल एंड अनट्रबल्ड। एक ऐसी अवस्था जिसमें आप बहुत शांत रहते हैं, जिसे प्लेसिडिटी कहा जाता है, ऑप्शन में था। पीस कहते हैं, ट्रैंक्विलिटी कहते हैं, कामनेस कहते हैं। ये वाला वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाला वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उल्टा क्या होगा? केओस हो सकता है, डिस्टर्बेंस हो सकता है, एजिटेशन हो सकता है। एक और वर्ड आपको पढ़ाया था, पैंडेमोनियम हो सकता है। याद आ रहा है? अगला वर्ड लिखा है द ट्रेन इज अराइविंग डैश प्लेटफॉर्म नंबर 4। रटा रटाया सवाल है, अराइविंग एट। ये प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, इसलिए मैं इस पर टाइम नहीं दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द गिवन वर्ड फूल्स पैराडाइज। ये एक इडियम है, आपने सुना है डिल्यूजनल। आजकल बड़ा फेमस ये बज लाइन है, डेलुलुलु इज द ओनली सोलुलुलु, व्हिच मींस डिल्यूजनल होना ही एकलौता सोल्यूशन है।
डिल्यूजनल का मतलब क्या होता है कि आप एक ऐसे दुनिया में रह रहे हैं जो आप सच्चाई से बहुत दूर है, उसको बोलते हैं डिल्यूजनल। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है कि हम सब बाय नेचर बहुत डिल्यूजनल है। हम सबको ऐसा लगता है, इंक्लूडिंग एवरीवन हु एग्जिस्ट्स ऑन अर्थ, हम सबको ऐसा लगता है कि हमें हमें सब पता है या हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, जबकि सच्चाई कुछ और होती है। तो हम अपनी ही दुनिया के राजकुमार होते हैं, हम सब राजकुमार या राजकुमारी, और हम हमेशा डिल्यूजनल होते हैं, सच्चाई से बहुत दूर होते हैं। इसको ही इडियोमेटिकली फूल्स पैराडाइज कहा जाता है, फूल्स पैराडाइज कहा जाता है। ठीक है, जिसमें आपका ये मानना होता है भैया कि जो मेरी दुनिया है उसका मैं शहजादा हूं और मैं बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग में जी रहा हूं, इसको बोलते हैं फूल्स पैराडाइज। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो बच्चे अभी तक 12th तक जैसे तैसे करके पास हो गए, उनको ऐसा लगता है कि जैसे तैसे करके एग्जाम में निकल जाएंगे और लगे पड़े हैं रील्स बनाने में, रील्स देखने में, गेम खेलने में और बकवास की चीजें करने में। ठीक है, उनका अभी तक वो लोगों ने रियलाइज ही नहीं किया है कि टाइम कितनी स्पीड से उनके हाथ से गुजर रहा है और आने वाले 5 साल उनके लिए कितने हार्श हो सकते हैं। इसका मतलब दे आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। वो अपनी ही दुनिया में, जो गलत दुनिया है, जो रियलिटी से परे दुनिया है, उसमें रह रहे हैं। तो देखो कितना द इडियम स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। फूल मतलब होता है बेवकूफ, पैराडाइज मतलब होता है जन्नत। तो बेवकूफों की जन्नत जहां कुछ भी सच नहीं है, ठीक है, उसे कहते हैं फूल्स पैराडाइज। अब मैंने आपको मीनिंग समझा दिया, ऑप्शन देख लेते हैं। हेवन, ये तो उल्टा हो जाएगा। एन एंटायरली फॉल्स अंडरस्टैंडिंग, ये हो सकता है। अर्बन स्लम, एक शहर में पाया जाने वाला स्लम, गलत है। हेल, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। लिखा है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर इसमें ढूंढना है। लिखा है कि राधिका इज बोथ टैलेंटेड एज वेल एज डेडिकेटेड टू हर वर्क एंड स्टडीज। आपने ये पढ़ा होगा कि बोथ हमेशा अपने बाद एंड लेता है, कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा होगा। तो क्या लिखा हुआ है कि राधिका इज बोथ, राधिका यहाँ का सब्जेक्ट है, इज यहाँ का लिंकिंग वर्ब है। अब राधिका के लिए दो एडजेक्टिव यूज किए जा रहे हैं, एक राधिका टैलेंटेड है और दूसरा राधिका डेडिकेटेड है, और इन दोनों को जोड़ने के लिए बोथ का इस्तेमाल किया गया था। तो जब भैया बोथ का इस्तेमाल किया गया था तो फिर आगे एंड का इस्तेमाल करो। बहुत आसान सवाल है। एज वेल एज की जगह पे क्या होना चाहिए? एंड होना चाहिए। क्लियर है क्या? अगला, सेलेक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हमसे सिनोनिम पूछा गया, कौन से वर्ड का? क्रूड वर्ड का। पहले मीनिंग समझ लेते हैं। देखो, क्रूड का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बहुत ही ज्यादा अनरिफाइंड है, जिसके साथ कोई प्रोसेस नहीं किया गया, बहुत ही अनप्रोसेस्ड है। ये मैनर्स में भी हो सकता है, ये सब्सटेंस में भी हो सकता है। समझाता हूं आपको। जैसे मान लो कि मैं कोई हीरे की खदान में गया, तो जिस शेप में हम लोग हीरा पहनते हैं या यूज में लेके आते हैं, क्या उसी शेप में हीरा होता है? नहीं नहीं, वो पत्थर की तरह होता है बिल्कुल, और उसको बहुत पॉलिश करना पड़ता है हीरा बनाने के लिए, जो हम लोग पहनते हैं उसके उस लेवल पे लेके आने के लिए। इसका मतलब जब हीरा खदान में मिलता है तो वो बहुत क्रूड होता है। क्रूड का मतलब है वो बहुत अनरिफाइंड होता है, बहुत अनप्रोसेस्ड होता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इंसानों के लिए। क्रूड का इस्तेमाल इंसानों के लिए भी किया जाता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके एटिकेट्स बड़े खराब है, जो जिसके बिहेवियर बहुत ही अनसोशल है, तो ऐसे केस में उसको क्रूड कहते हैं। अब आप समझ पा रहे होगे कि मीनिंग तो वही बनेगा अनरिफाइंड का भी, कि जिसके मैनर्स नहीं है, मतलब वो रिफाइंड नहीं है अपने अपने चाल चलन में, वैसे व्यक्ति को क्रूड कहा जा सकता है। अब आपसे पूछा जा रहा है इसका सिनोनिम। मैं क्रूड आपको समझा पाया, आई होप। अब आ जाओ इसके सिनोनिम पे। अनरिफाइंड हो सकता है, क्रूअल, क्रूर, क्रूर कैसे होगा? रूड, बदतमीज, बदतमीज भी नहीं होगा। सेवेज, जंगली, जंगली भी नहीं होगा। आंसर एक ही बचता है, क्या? अनरिफाइंड। आ जाओ, दो इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स थे, इन दोनों को हम लोग अलग अलग करके पढ़ लेंगे। पहला था क्रूड, मैंने क्या बोला? अनप्रोसेस्ड स्टेट, नेचुरल स्टेट, जिसको रिफाइन न किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल अनरिफाइंड, रॉ एंड कोअर्स। ये वर्ड नोट कर लेना, एसएससी बहुत बार पूछती है। कोअर्स का सिनोनिम अक्सर बूरिश मिलेगा आपको, जिसका मतलब होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं उसको, बदतमीज हो। ठीक है, जिसमें मैनर्स नहीं है, मैनरलेस जिसे कहा जाता है। उस मैनरलेस व्यक्ति के लिए आप कोअर्स यूज करते हो, आप कोअर्स यूज करते हो या आप बूरिश यूज करते हो। ठीक है, अब आ जाओ, एंटोनिम क्या होगा इसका? रिफाइंड हो सकता है, पॉलिश्ड हो सकता है, सोफिस्टिकेटेड हो सकता है, बिल्कुल आपने सुना होगा। अब आ जाओ सेवेज वर्ड पे। सेवेज का मतलब क्या होता है? जैसा मैंने बोला, बहुत ही क्रूर व्यक्ति, जंगली किस्म का, फियर्स, वायलेंट, अनकंट्रोल्ड, अनसिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड मतलब यहां पे भी हम क्रूड बोल सकते हैं इसको, बोल सकते हैं इसको। ठीक है, हालांकि एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ हद तक मीनिंग वही बनता है। सिनोनिम क्या होगा? ब्रूटल हो सकता है, बहुत ही ज्यादा, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत क्रूर हो। फिरोशियस हो सकता है, बार्बरिक हो सकता है, सिविलाइज, जेंटल, ह्यूमेन। ह्यूमेन मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। ह्यूमन मतलब होता है इंसान, हम ह्यूमन की बात नहीं कर रहे हैं, हम ह्यूमेन की बात कर रहे हैं। ह्यूमेन का मतलब, ये कोर्स का एंटोनिम होगा। ह्यूमेन मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सोफिस्टिकेटेड है,
सोफिस्टिकेटेड है, एक ऐसा इंसान जिसके मैनर्स बहुत अच्छे हैं, उसे ह्यूमेन कहा जाता है। याद रहेगा। आगे बढ़े, अगला वर्ड है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। लिखा है द ग्रोथ ऑफ टूरिज्म ब्रॉट प्रॉस्पेरिटी टू द आइलैंड। टूरिज्म जो बढ़ाना वो इस लैंड पर प्रॉस्पेरिटी लेकर आया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी? देखो, प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है उन्नति। अगर आसान शब्द में बोलूं तो आपने डेवलपमेंट सुना होगा, उन्नति, उसको प्रॉस्पेरिटी कहा जाता है। अब आपसे पूछा गया है कि प्रॉस्पेरिटी का उल्टा बताइए। पहला वर्ड है प्रोप्राइटी। प्रोप्राइटी का मतलब होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बहुत अर्बेन है, अभी समझाया था, सोफिस्टिकेटेड है, जिसे बहुत शिष्ट व्यक्ति कहा जाता है, उसको प्रोप्राइटी कहते हैं। ठीक है। प्रॉपर्टी आप समझते हो, प्रॉपर्टी मतलब जो किसी के पास पैसा, धन, प्रॉपर्टी है। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब होता है कोई एक ऐसा सिचुएशन जो आपके खिलाफ हो, तो कोई भी ऐसा परिस्थिति जो आपके अगेंस्ट हो, उसको एडवर्सिटी कहा जाता है। ठीक है। अगला वर्ड है पर्सपिकैसिटी। वर्ड क्या है? पर्सपिकैसिटी। पर्सपिकैसिटी का मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो चीजों को समझ के डिसीजन लेने में बहुत फास्ट हो। ठीक है। जिसके लिए हमने प्रूडेंट वर्ड पढ़ा है, जिसके लिए हमने जुडिशियस वर्ड पढ़ा है। इन्हीं लाइंस में इसका मतलब होता है पर्सपिकैसिटी का। पर्सपिकैसिटी का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझ के तुरंत डिसीजन ले लेता है, उसको बोलते हैं पर्सपिकैसिटी। अब हमसे सवाल ये पूछा गया था कि प्रोस्पेरिटी का उल्टा बताइए। प्रोस्पेरिटी का मतलब डेवलपमेंट का उल्टा बताइए। तो डेवलपमेंट का उल्टा सोफिस्टिकेटेड तो नहीं हो सकता, धन तो नहीं हो सकता, एक ऐसा व्यक्ति जो तुरंत डिसीजन ले ले वो भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा? एडवर्सिटी हो सकता है ना। आइए अब एक एक करके हम ये सारे वर्ड्स को समझते हैं। पहला वर्ड क्या था? प्रोस्पेरिटी। मीनिंग क्या समझा हमने? एक ऐसा स्टेट, एक ऐसी अवस्था जिसमें आपके पास सक्सेस है, पैसा है और खुशहाली है, उसको प्रोस्पेरिटी कहते हैं। इसका सिनोनिम हो सकता है इन्फ्लुएंस, सक्सेस, एबंडेंस। एबंडेंस मतलब होता है प्रचुर मात्रा में किसी चीज का मौजूद होना। उल्टा क्या होगा? गरीबी, एडवर्सिटी, लाचारी, हार्डशिप, कठिनाइयां, ये इसका उल्टा हो सकता है। अगला वर्ड था प्रोप्राइटी। प्रोप्राइटी का मतलब क्या होता है? कंफॉर्मिटी। कंफॉर्म का मतलब होता है नियम कानून मानना। तो क्या लिखा हुआ है? कंफॉर्मिटी टू एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स और ऑफ बिहेवियर्स और मोरल्स। लिखा हुआ है एक ऐसा व्यक्ति जो समाज के द्वारा जो गठित नियम है, जो शिष्टता है, जो शिष्टाचार है, उसको फॉलो करता हो, उसको प्रोप्राइटी कहते हैं। ठीक है। सिनोनिम क्या होगा? डिसेंसी हो सकता है, करेक्टनेस हो सकता है, एटिकेट हो सकता है, सोफिस्टिकेटेड हो सकता है। सिनोनिम क्या होगा? इम्प्रोप्राइटी, रूडनेस, इंडिसेंसी। राइट। अभी हमने पढ़ा था बूरिश, पढ़ा था ना, कोअर्स, ये सारे हो सकते हैं। ये वर्ड आपको नया लग रहा होगा शायद ना, प्रोप्राइटी। याद कर ले यहीं पे, ध्यान से सुनना। प्रोप्राइटी निमोनिक्स बना रहा हूं प्रॉपर्टी से। तो मान लेते हैं कि मेरे 4 बेटे, ठीक है, और मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है। अब मरने से पहले मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये सारी प्रॉपर्टी उनके नाम करूंगा जो प्रोप्राइटी से जिंदगी बिताएगा। मैं प्रॉपर्टी उसके नाम करूंगा जो प्रोप्राइटी से जिंदगी बिताएगा। तो बताओ, मेरे 4 बेटों में से मैं जिसके नाम धन करूंगा उसका आवारा होना जरूरी है या उसका शिष्ट होना जरूरी है? ऑब्वियसली उसका शिष्ट होना जरूरी है। इसका मतलब यह है कि मैं उसको ही पैसे दूंगा जो बहुत सज्जन की तरह जिएगा। मैं उसको ही प्रॉपर्टी दूंगा जो प्रोप्राइटी से जिएगा। मैं उसको ही प्रॉपर्टी दूंगा जो प्रोप्राइटी से जिएगा। क्या याद हो गया ये वर्ड? आगे बढ़े हम लोग। अगला वर्ड क्या था? पर्सपिकैसिटी। पर्सपिकैसिटी का मतलब होता है वो एबिलिटी, माफ कीजिएगा मैं इंसान बोल रहा था, वो एबिलिटी जिससे कोई भी इंसान किसी चीज को बहुत क्विकली समझ के बहुत क्लियरली कन्वे कर सकता है अपने दिमाग तक, उसको बोलते हैं पर्सपिकैसिटी। शार्पनेस ऑफ माइंड जिसे कहा जाता है। ठीक है। सिनोनिम क्या होगा? इनसाइट, अक्यूमन। आपने बहुत बार सुना होगा अक्यूमन, मैं कई बार कहता हूं इंग्लिश का अक्यूमन डेवलप करने की जरूरत है, समझ डेवलप करने की जरूरत है। श्यूडनेस, धूर्तता, है ना, ये डेवलप करने की जरूरत है। उल्टा क्या होगा? बेवकूफी, सो डलनेस, इग्नोरेंस, स्टुपिडिटी बोल सकते हैं। ये वर्ड भी नया है आपके लिए, पर्सपिकैसिटी। निमोनिक्स बनाए। पर्सपिकैसिटी में क्या आपको पर्स और पिक दिख रहा है? तो मान लेते हैं कि एक पॉकेट मार है, एक पॉकेट मार जो है उसको पर्स पिक करना है, तो क्या वो भीड़ भड़ाके से पर्स चुरा लेगा जहां पे सब लोगों का ध्यान है सामने वाले पे? नहीं, उसको बहुत समझदारी से पिक करना पड़ता है कि कौन सा पर्स उठाना है। इसका मतलब उसका पर्सपिकैसिटी का लेवल बहुत हाई होना चाहिए, वो बहुत पर्सपिकैशियस होना चाहिए, तब वो समझ पाएगा कि किसका पर्स चुराना है और किसका पर्स नहीं चुराना है। इसका मतलब उसका एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बहुत अच्छा होना चाहिए, विच मीन्स टू पिक अ पर्स ही मस्ट बी पर्सपिकैशियस। टू पिक अ पर्स ही मस्ट बी पर्सपिकैशियस।
सो पर्सपिकेसिटी, पर्स पिक करने की क्षमता, पर्सपिकेसिटी पर्स पिक करने की क्षमता, किसी चीज को समझने की क्षमता, तीव्रता से किसी चीज तक के मतलब डेवलप करने की, प्रोसेस करने की क्षमता, उसको पर्सपिकेसिटी कहते हैं। अगर याद हो गया तो आगे बढ़ेंगे। अगला बढ़े, द फ्लावर्स विल डैश इफ यू डोंट पुट देम इन वाटर। ठीक है, बोला गया कि फ्लावर्स डैश हो जाएंगे। क्या आपको दिख रहा है कि विल एक मॉडल है, तो मॉडल के बाद तो बेस फॉर्म आना चाहिए। बेस फॉर्म होने के लिए इसका वर्ब होना जरूरी है। आ जाइए, सबसे पहला वर्ड है विदर। विदर का मतलब होता है टू वेयर, कहां, वर्ब नहीं है। विदर, विदर का मतलब होता है मुरझा जाना, चीजों का मुरझा जाना। ठीक है, इसका उल्टा होता है ब्लॉसम। याद करना, फिर से प्रीवियस वीडियो रेफर करूंगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ब्लॉसम सिखाया था और विदर भी बोला था। चीजों का झड़ जाना विदर कहलाता है, ये वर्ब होता है। वेदर, मौसम, ये तो नाउन है ना। वेदर कंजंक्शन है, राइट, करेगा नहीं करेगा, वेदर। हमें वर्ब चाहिए था, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, कि द फ्लावर्स विल विदर इफ यू डोंट पुट देम इन वाटर। फ्लावर्स जो होंगे वो क्या होंगे? वो विदर हो जाएंगे। विदर होने का मतलब है कि वो मुरझा जाएंगे अगर तुम उनमें पानी नहीं दोगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 15, अ पर्सन हु बिलीव्स इन द टोटल अबॉलिशन ऑफ वॉर। एबॉलिशन का मतलब होता है चीजों का त्याग कर देना, त्याग देना। तो कह रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि बिलीव करता हो वॉर को कंप्लीटली एबॉलिश कर देने में, वॉर को कंप्लीटली छोड़ देने में, वैसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? उसको बेलिकोज कहा जाता है, पेसिफिस्ट कहा जाता है, फ्लॉटिस्ट कहा जाता है, फेटलिस्ट कहा जाता है। देखो, बेलिकोज कहते हैं झगड़ालू को, पेसिफिस्ट कहते हैं शांति प्रिय आदमी को, फ्लॉटिस्ट कहते हैं जो फ्लूट बजाता हो, फेटलिस्ट कहते हैं जिसका किस्मत पे भरोसा हो। तो आंसर तो ऑप्शन नंबर बी हो, लेकिन आंसर बताना मकसद नहीं है, मकसद है आपको वर्ड सिखाना, तो समझते हैं। पेसिफिस्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका यह मानना हो कि शांति, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। आपने पढ़ा होगा पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, प्रशांत में शांत है, पैसिफिक में पेसिफिस्ट है, ऐसे करके याद रख लेना। ठीक है, तो क्या हो सकता है इसका सिनोनिम? पीस मेकर, नॉन वायलेंट प्रोटेस्टर, एंटी वॉर एडवोकेट। सिनोनिम इंपॉर्टेंट नहीं है। उल्टा क्या होगा? वॉर मॉन्गर, जो युद्ध का षड्यंत्र करता हो, एग्रेसर, मिलिटरिस्ट। ठीक है, उसे पेसिफिस्ट कहा जाता है जिसका यह मानना हो कि शांति ही सबसे बड़ी बात है, जैसे फॉर एग्जाम्पल गांधी जी। अगला वर्ड है बेलिकोज। बेलिकोज का मतलब होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बहुत झगड़ालू है। एग्रेसिव बोल सकते हैं, होस्टाइल बोल सकते हैं, कॉम्बेटिव बोल सकते हैं। ये दोनों वर्ड बहुत पूछा जाता है, होस्टाइल, कॉम्बेटिव, एंड एक और वर्ड है बेलिजरेंट। ये तीनों वर्ड्स एसएससी बहुत पूछती है, तो इनका आप ध्यान रखेंगे कि ये तीनों का मतलब होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बहुत झगड़ालू हो। उल्टा क्या होगा? पीसफुल, काम एंड पेसिफिस्ट। अगला वर्ड था फ्लॉटिस्ट। बता दिया, एक ऐसा व्यक्ति जो फ्लूट बजाता हो, एक ऐसा व्यक्ति जो बांसुरी वादक हो, उसको फ्लॉटिस्ट कहा जाता है। फेटलिस्ट वर्ड फेट वर्ड से कनेक्ट कर लेना। फेट का मतलब होता है किस्मत। एक ऐसा व्यक्ति जिसका यह मानना हो कि हम सब किस्मत के भरोसे जी रहे हैं, उसको फेटलिस्ट कहा जाता है। उसको डिटर्मिनिस्ट भी कहते हैं, उसको पेसिमिस्ट भी कहते हैं। कंटेक्चुअल, पेसिमिस्ट एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं है इसका। उसे स्टोइक भी कहा जाता है, ये भी एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं है। उल्टा क्या होगा? ऑप्टिमिस्ट, फ्री विल बिलीवर। ठीक है, आगे बढ़े। अगला लिखा है ही वॉज फाउंड टू बी हैंड इन ग्लव विद द मैनेजर। लिखा है कि ऐसा पता चला कि वो मैनेजर के साथ हैंड इन ग्लव है। हैंड इन ग्लव का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका बहुत क्लोज रिलेशनशिप हो किसी के साथ, उसको हैंड इन ग्लव कहा जाता है। अगर मैं कह रहा हूं कि वी आर हैंड इन ग्लव, इसका मतलब होता है कि हम दोनों में बहुत क्लोज एसोसिएशन है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ यहां पे? इन क्लोज रिलेशनशिप। नॉन कोऑपरेटिव, ये तो नहीं हो सकता। क्रिटिकल, आलोचक नहीं हो सकता। बैड टर्म्स, खराब संबंध में। आंसर क्या होगा? इन क्लोज रिलेशनशिप। अगला, वन हु इज फ्लुएंट इन टू लैंग्वेजेस। एक ऐसा व्यक्ति जो दो भाषाएं जानता हो, उसको क्या कहते हैं? उसको वर्सटाइल कहते हैं। नहीं जी, वर्सटाइल नहीं कहते। वर्सटाइल का मतलब होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी भी हिसाब से अपने आप को ढाल ले। हम लोग कई बार कहते हैं कि ये बहुत ही वर्सटाइल एक्टर है। कॉमेडी करा लो, कॉमेडी कर लेगा। सैड सीन करा लो, सैड सीन कर लेगा। डांस करा लो, डांस कर लेगा। और एक्शन सीक्वेंसेस करा लो, एक्शन सीक्वेंसेस कर लेगा। तो वो बहुत वर्सटाइल एक्टर है। ठीक है, तो वर्सटाइल का मतलब होता है अडेप्टेबल, जो बहुत आसानी से अडेप्ट कर ले। यहां पे तो दो भाषाओं की बात नहीं है। एक्सपर्ट, एक्सपर्ट तो किसी भी फील्ड का हो सकता है, यहां तो खास करके लैंग्वेजेस की बात की गई है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। बाइलिंगुअल, ये हो सकता है। देखो, लिंगुअल का मतलब होता है लिंगुआ से बनकर आया, जिसका मतलब होता है भाषा। ठीक है, सो मोनोलिंगुअल एक भाषा बोलने वाला, बाइलिंगुअल दो भाषाएं बोलने वाला, पॉलीग्लॉट जो बहुत सारी भाषाएं बोलता हो। तो यहां पे बाइलिंगुअल लिखा हुआ है, दो भाषाएं। हमसे ही पूछा गया था, आंसर होगा। अगला है नॉलेज, ये तो नहीं हो सकता। 18 पे बढ़ेंगे। लिखा है कि करेक्ट ऑर्डर क्या होगा इसका, हमें करेक्ट ऑर्डर में से अरेंज करना है। लिखा है कि एज ही वॉक थ्रू द विलेज ही फाउंड अ बैग ऑफ गोल्ड्स लाइंग ऑन द रोड। लिखा है कि जैसे ही वो विलेज की तरफ गया, जैसे ही वो विलेज की तरफ गया, उसे
एक गोल्ड बैग मिला, एक बैग मिला जो कि गोल्ड से भरा हुआ था रोड पर, क्या हम ए से अपना जो अरेंजमेंट है वो स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमें यह नहीं पता अगर हम ए से स्टार्ट करें कि यहां पे जो ही बोला गया वो किसके लिए बोला गया, हमें नहीं पता। यहां पे भी जो ही बोला गया वो किससे बोला गया, नहीं पता। इसका मतलब ए वाला ऑप्शन आंसर नहीं होगा। आगे बढ़े, अगले में लिखा हुआ है ही इमीडिएटली रिटर्न्ड द बैग टू द विलेज चीफ हु प्रेज्ड हिम फॉर हिज ऑनेस्टी। उसने तुरंत ही रिटर्न कर दिया वो बैग को विलेज चीफ को, जिसने उससे उसके ईमानदारी के लिए बहुत प्रेज किया। फिर से यहां से ही कौन है हमें नहीं पता। अच्छा, 3 ऑप्शन बचे हैं, देखना तीनों के तीनों सी से स्टार्ट है। इसका मतलब ये बात तो फिक्स हो गई कि सबसे पहला वाला सी से स्टार्ट है। सी में क्या लिखा हुआ था? वन डे अ पुअर फार्मर वाज रिटर्निंग होम आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ वर्क। एक दिन जो है वो पुअर फार्मर अपने घर से वापस आ रहा था बहुत दिन भर काम करके, तो सी से स्टार्ट है। डी में इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट ही डिसाइडेड टू फाइंड द राइटफुल ओनर। उसको रखने की जगह पे उसने ये डिसाइड किया कि वो उसके असली मालिक को ढूंढेगा। तो लिखा हुआ है कि इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट, उसे रखने के बावजूद, किसे रखने के बावजूद? बैग को रखने के बावजूद। बैग का जिक्र कहां किया गया था? ए में। इसका मतलब ए के बाद क्या होगा? सी होगा। ए के बाद क्या होगा? सॉरी, क्या बोल रहा हूं मैं? सी के बाद ए होगा, ए के बाद डी होगा, नॉट सी। हाँ, आंसर क्या होगा? डी। इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट ही डिसाइडेड टू फाइंड द राइटफुल ऑनर। तो सी के बाद ए होगा, ए के बाद क्या होगा? डी होगा। अच्छा, उसने डिसाइड किया कि वो राइटफुल ऑनर को ढूंढेगा। कौन है ओनर? पता नहीं, तो उसने जाकर विलेज चीफ को वो दे दिया। तो आंसर क्या होगा? बी। तो हमारा अरेंजमेंट क्या हुआ? सी ए डी बी। आज ऑप्शन पे सी ए डी बी, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही ज्यादा सिंपल सवाल था। क्वेश्चन नंबर 19, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। हमें इसमें वॉइस ढूंढना है, एक्टिव है, पैसिव करना है। लिखा ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज टू सन्स। जो भी बच्चे ऑलरेडी मेरे से पढ़ रहे हैं उन्हें पता है, एक्टिव पैसिव को मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है कि क्या करना होता है। यहां V2 था, हम इसे B प्लस V3 में चेंज करेंगे। ये B का फॉर्म कौन सा होगा ये डिसाइड करेगा कि हमारा क्वेश्चन वाला फॉर्म क्या है। क्वेश्चन वाला फॉर्म था V2, तो B का हमें कौन सा फॉर्म लगाना पड़ेगा? पास्ट वाला। तो हम क्या करेंगे? या तो वॉज या तो वर, और उसके बाद V3। V3 में क्या था? डिवाइडेड। तो हम ढूंढ रहे हैं एक ऐसा ऑप्शन जिसमें लिखा हो वॉज या वर प्लस डिवाइडेड। आ जाओ, यहां लिखा है कैन बी डिवाइडेड, नहीं हो सकता। हैज बीन डिवाइडेड, नहीं हो सकता। विल बी डिवाइडेड, नहीं हो सकता। वॉज डिवाइडेड, आंसर होगा। अगला, सेलेक्ट चेंज द नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। नरेशन चेंज करना है इसमें। लिखा है शी आस्क्ड इज द सेक्रेटरी कमिंग टू द मीटिंग। उसने पूछा कि क्या सेक्रेटरी मीटिंग में आ रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। अच्छा, जब भी कोई नरेशन का सवाल हम बनाते हैं और उसमें हमें इंटरोगेटिव क्वेश्चंस मिलते हैं, तो आपको याद होगा इसमें 2 ऑप्शन होते हैं हमारे पास। या तो हम उसको आइडेंटिफाई करें एज अ यस नो क्वेश्चन, या तो हम उसको आइडेंटिफाई करें एज अ WH क्वेश्चन। अगर हमने उसको आइडेंटिफाई किया है यस नो क्वेश्चन, तो इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजंक्शन के फॉर्म में या तो हम इफ लगाते हैं या तो हम वेदर लगाते हैं। अगर हमने उससे WH क्वेश्चन आइडेंटिफाई किया है तो वही WH का वर्ड जैसा था वैसा रह जाता है। अगर हम इस सवाल को देखें तो इसमें लिखा हुआ था कि इज द सेक्रेटरी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो ये बात तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि ये एक यस नो क्वेश्चन है। इसका मतलब इन्वर्टेड कॉमा हटा के या तो इफ लगेगा या तो वेदर लगेगा, दैट नहीं आएगा। आई ऑप्शन पे लिखा है दैट द सेक्रेटरी, गलत है। दैट इफ, दैट और इफ साथ में नहीं आता। या तो इफ लगता है या तो वेदर लगता है, आपको दिख रहा होगा दोनों के दोनों इफ में। आगे बढ़ेंगे। हमने देखा था इसके रिपोर्टिंग स्पीच में लिखा था शी आस्क्ड, है ना? शी आस्क्ड, आस्क्ड का मतलब क्या है? पास्ट। तो अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होता है तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में होता है। इसका मतलब यहां जहां इज लिखा हुआ था हमें इसको चेंज करके या तो वॉज या वर बनाना था। आइए जरा ऑप्शन में लिखा है इज कमिंग, वॉज कमिंग। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, वॉज कमिंग। क्लियर है? आगे बढ़े। अब आ गया जी क्लोज टेस्ट। 5 सवाल हैं, आपके स्क्रीन पर है 5 सवाल। आपको क्या करना है? आपको वीडियो को पॉज करके ट्राई करना है। जो बच्चे भी पहले मुझसे पढ़ चुके हैं क्लोज टेस्ट, उनको ये बात पता होगी मैं क्लोज टेस्ट कैसे पढ़ाता हूं। हर क्लोज टेस्ट को हम 2 बार पढ़ते हैं। पहली बार हम जब पढ़ते हैं तो हम समरी समझने के लिए पढ़ते हैं, टोन समझने के लिए पढ़ते हैं। दूसरी बार हम जब पढ़ते हैं तो हम उसमें ब्लैंक्स को फिलअप करने के लिए पढ़ते हैं। ठीक है? आइए, लिखा है कि सुपरस्टिशंस आर अ यूनिवर्सल फेनोमेना हैविंग देयर ओन पिक्यूलियर प्लेस इन द कल्चरल एथॉस एंड मिलिeu ऑफ अ पीपल। लिखा है कि सुपरस्टिशंस जो है ना वो एक यूनिवर्सल फेनोमेना, मतलब ये पूरी दुनिया में पाए जाने वाली चीज है। उनका अपना एक पिक्यूलियर प्लेस है, उनकी अपनी एक जगह है हमारे एथॉस में, मतलब जिस तरीके का कम्युनिटी में हम लोग रहते हैं, हमारे नियम कानून में, और हमारे मिलिeu में। मिलिeu का मतलब होता है हमारे आसपास के माहौल में। तो क्या कहना चाह रहा है कि जो सुपरस्टिशन है ना उसका अपना एक जगह है हमारे समाज में। ठीक है? दे आर unreasoned and dash beliefs that gradually become matters of faith।
वो एक अनरीजन्ड और डैश बिलीफ्स होते हैं जो कि धीरे धीरे करके हमारे फेथ का हिस्सा बन जाते हैं। मतलब यह है कि अंधविश्वास जो है वो हमारे समाज का एक हिस्सा है। हालांकि ये अनरीजन्ड है, इसके पीछे कोई रीजनिंग नहीं लगती, कोई लॉजिक नहीं होता इसका, और ये डैश बिलीफ्स हैं, लेकिन धीरे धीरे करके ना ये हमारा फेथ बन जाते हैं। When certain things and happenings are rationally dash, people tend to assist mysterious and supernatural reasons for their operation. जब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि रैशनली डैश होती हैं, लोग अक्सर उसको मिस्टीरियस और सुपरनेचुरल जो रीजंस हैं उनके साथ जोड़ देते हैं। मतलब यह है कि जब बेसिकली अगर मैं एक लाइन में समझाऊं कि जब चीजें लोगों के समझ में नहीं आती, जब चीजों का कोई रैशनल एक्सप्लेनेशन नहीं होता, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं होता, तो हमेशा उसके साथ कोई ना कोई सुपरस्टिशन जोड़ दिया जाता है। ठीक है। Thus, a natural disaster is explained in terms of God's dash, and the failure of one's project is assigned to the black cat which crossed the path just as one set out to be two on the errand. क्या लिखा हुआ है कि इसी वजह से, इसके लिए जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं, भूकंप आ गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, ये सारे के सारे भगवान का डैश माने जाते हैं। और साथ ही साथ में जब किसी का काम खराब हो जाता है तो उसका पूरा का पूरा दोष वो मर देते हैं उस काली बिल्ली के ऊपर जो जिसने रास्ता काट दिया था जब मैं अपने काम के लिए निकल रहा था। ठीक है। द डैश ह्यूमन बींग्स वर मेनली गवर्न्ड बाय सुपरस्टिशंस। लिखा हुआ है कि डैश ह्यूमन बींग्स जो थे, यहां पे वर लिखा हुआ है, डैश ह्यूमन बींग्स जो थे वो खास करके गवर्न थे सुपरस्टिशन से। मतलब उनका वो जो भी काम करते थे वो हमेशा सुपरस्टिशंस को मद्देनजर रख के करते थे और उनके सुपरस्टिशंस के हिसाब से जो चीजें सही होती थी वही करते थे। सुपरस्टिशंस वर वाइड स्प्रेड बिफोर द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन व्हेन साइंस हैड नॉट एडवांस्ड। और सुपरस्टिशंस आज की बात नहीं है, ये तभी फैले थे जब हमारी सभ्यता शुरू भी नहीं हुई थी, या सभ्यता के शुरुआत में जब साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी। The belief in the dash of time and old traditions of the ancestors bind the people into knots of superstitious thought. लिखा हुआ है कि जो बिलीफ है टाइम और ओल्ड ट्रेडिशन का हमारे एंसेस्टर्स का, वो हमें बांध के रखती है सुपरस्टिशन के गांठ में। Besides, इसके अलावा the unscrupulous priests and religious officials exercise a dominating unhealthy effect upon the people believing in religious orthodoxy. इसके अलावा जो unscrupulous priest है, जिसका मतलब है कि जो ऐसे लोग हैं जो अमानवीय हैं, ऐसे प्रीस्ट हैं जो कि छल कपटी हैं, उनके ऐसे ऐसे मतलब काम होते हैं, या जो काम आपको वो बता रहे हैं वो खास करके डोमिनेट करते हैं, उनका प्रभाव डोमिनेट करता है लोगों के रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी को, लोगों के बिलीफ को। क्लियर है? अच्छा, बढ़िया पैसेज है। ठीक है। अच्छा, आप समझना इत्मीनान से बात को, क्या है पूरा पैसेज। पूरा पैसेज का टोन अगर मैं आपसे पूछूं तो टोन है इसका नेगेटिव। इसमें सुपरस्टिशंस के बारे में बात की गई है और यह बताया गया है कि सुपरस्टिशंस कैसे पुराने जमाने से आज तक चलता आया है। पूरी दुनिया के अलग अलग कोने में सुपरस्टिशंस फॉलो किए जाते हैं और इन सुपरस्टिशंस का अपना एक वैल्यू दे रखा है समाज ने। ठीक है। इसी के बारे में पूरा का पूरा पैसेज है। अब एक एक करके हम इसको फिलअप करेंगे। मैं जरा पानी पी लूं, एक बार ट्राई कर लो। आइए अब एक एक करके हम इसको फिलअप करते हैं। क्या लिखा है कि सुपरस्टिशंस आर यूनिवर्सल फेनोमेना हैविंग देयर ओन पेक्यूलियर प्लेस इन द कल्चरल एथॉस एंड मिलियू ऑफ पीपल। दे आर अनरीजन्ड एंड डैश बिलीव्स। ये लाइन को पढ़ेंगे। ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि दे आर अनरीजन्ड एंड डैश बिलीव्स। वो एक अनरीजन्ड और डैश बिलीव्स होते हैं दैट ग्रेजुअली बिकम्स द मैटर्स ऑफ फेथ। वो धीरे धीरे करके मैटर ऑफ फेथ बन जाते हैं। ठीक है। क्या आपको मेरी वो बात याद आ रही है जो मैं हर बार बोलता हूं कि जब भी हम किसी दो चीज को एंड के साथ जोड़ते हैं तो ये आमतौर पर एक टोन मेंटेन करता है। इधर पॉजिटिव होगा तो इधर पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा तो इधर नेगेटिव होगा। लेकिन अगर हम बट को लिखेंगे तो वो कॉन्ट्रास्टिंग चीजों को जोड़ता है। क्या ये बात आपको याद आ रही है? आइए तो जरा सवाल देखते हैं। लिखा है कि दे आर अनरीजन्ड एंड डैश बिलीव्स। इसका मतलब अगर अनरीजन्ड है, अनरीजन मतलब इलॉजिकल, जिसका कोई लॉजिक नहीं, तो यहां पे भी कोई ना कोई नेगेटिव वर्ड होना चाहिए था। क्या सुपरस्टिशंस के बारे में बात की जा रही है? यहां पे दे किसके लिए आ रहा है? सुपरस्टिशन के लिए आ रहा है। तो सुपरस्टिशंस ऐसे इलॉजिकल और डैश बिलीफ्स हैं जो कि धीरे धीरे करके हमारे पूजने के मैटर बन गए। अनरीजन्ड एंड डैश बिलीफ्स को नेगेटिव वर्ड होना चाहिए। अनरीजन्ड एंड रैशनल बिलीफ्स। रैशनल हम लोग कहते हैं लॉजिकल को, रैशनल कहा जाता है लॉजिकल को। ये एक एडजेक्टिव है। तो क्या हम यहां पे
इलॉजिकल और लॉजिकल बोले कि ये एक इलॉजिकल लॉजिकल बिलीफ है, कोई सेंस नहीं बनता। रीजनेबल, फिर से वही जिसका रीजन दिया जा सके, जो लॉजिकल हो, हमें नेगेटिव वर्ड चाहिए। इरैशनल, एक ऐसी चीज जिसका कोई रैशनल ना हो, एक ऐसी चीज जिसका कोई लॉजिक ना हो, तो जिसका कोई रीजन नहीं है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। ये बात तो बिल्कुल ठीक लग रही है, ये एक नेगेटिव वाला वर्ड है। अगला लिखा हुआ है रैशनल। रैशनल मतलब होता है, ये नाउन का फॉर्म है। रैशनल का मतलब होता है किसी भी चीज का रीजन, किसी भी चीज का लॉजिक, तो ये भी नहीं हो सकता, पॉजिटिव वर्ड है। एक ही नेगेटिव वर्ड था, तो आंसर कौन सा होगा? इरैशनल। तो क्या होना चाहिए? दे आर अनरीजन्ड एंड इरैशनल बिलीफ्स। ये अनरीजन्ड और इरैशनल बिलीफ्स हैं जो कि धीरे धीरे मैटर ऑफ फेथ बन जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, लिखा व्हेन सर्टेन थिंग्स एंड हैपनिंग्स आर रैशनली डैश। जब कोई चीज, यहां बहुत ध्यान से समझना, लिखा है कि जब कोई चीज और कोई हैपनिंग रैशनली डैश हो जाते हैं, people tend to assign mysterious and supernatural reasons for their operation। जब कोई चीज का लोगों को रैशनल डैश नहीं मिलता, लोग उसको मिस्टीरियस और सुपरनैचुरल बोलने लगते हैं। जब किसी चीज को लोग समझ नहीं पा रहे, तो वो ये कहते हैं कि ये भगवान ने किया होगा, या ये कोई दैत्य और कोई भूत आया है ये करने के लिए। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जब कोई चीज लोग रैशनली समझ नहीं पाते, तो इसका मतलब यहां पे कोई ऐसा वर्ड होना चाहिए जो कि ये बताए कि रैशनली समझने की बात हो रही है। आइए जरा देखते हैं, लिखा है कि when certain things and happenings are rationally inexplicable। inexplicable का मतलब होता है जिसको एक्सप्लेन ना किया जा सके। तो क्या लिखा है कि जब कोई चीज और कोई हैपनिंग रैशनली इनएक्सप्लिकेबल होते हैं, मतलब लॉजिक के साथ उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, लोग ये कहते हैं ये भगवान ने किया है। ये बात तो बिल्कुल ठीक लग रही है, इसका मतलब इनएक्सप्लिकेबल तो ठीक लग रहा है। अगला वर्ड भर के देखते हैं, पिटिएबल। पिटिएबल का मतलब होता है जिसके ऊपर पिटी हो, इसका मतलब है जिसके ऊपर दया आए। तो क्या कह रहा है कि जब कोई चीज और कोई हैपनिंग लॉजिकली जिस पे दया आए, लोग कहते हैं भगवान ने किया, कोई सेंस नहीं। लॉजिकली जिसे मेजर किया जा सके, आप हैपनिंग्स को मेजर कैसे करोगे? गलत है। अज्यूमेबल मतलब होता है जिसे अज्यूम किया जा सके। जब कोई चीज और हैपनिंग को रैशनली अज्यूम किया जा सकता है, लोग कहते हैं भगवान। गलत। आंसर क्या होना चाहिए? इनएक्सप्लिकेबल, कि जब कोई चीज को रैशनली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, तो हम ये मान लेते हैं कि भगवान ने किया है। तो रैशनली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, उसको इनएक्सप्लिकेबल कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा गंदा हो गया, क्लीन कर रहा हूं। अगली चीज पर आ जाओ। आगे लिखा हुआ है, दस अ नेचुरल डिजास्टर इज एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ गॉड्स डैश एंड द फेलियर ऑफ वंस प्रोजेक्ट इज असाइंड टू द ब्लैक कैट। क्या लिखा हुआ है कि इसीलिए, ये बात पे ध्यान रखना है, यहां पे दस लिखा हुआ है। दस मतलब होता है उस वजह से, मतलब जो भी आगे बताया गया उसका, उसके कारण से ये हुआ है। क्या हुआ है कि जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर होता है, तो लोग कहते हैं ये भगवान का डैश है। अब कॉमन सेंस लगाओ, जब भी किसी के घर में कुछ गलत होता है, हम कहते हैं भगवान का ये, भगवान इसके ऊपर से गुस्सा है ना, कि भगवान ने इसके पापों की इसको सजा दी है। इसका मतलब यहां पे गॉड के बाद कोई नेगेटिव वर्ड होना चाहिए था, कि जब भी कुछ गलत होता है तो उसे लोग एक्सप्लेन कर देते हैं, नेचुरल डिजास्टर को लोग एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये गॉड का डैश है। इसका मतलब कोई नेगेटिव वर्ड होना चाहिए। आ जाइए, गॉड का रीत है। रीत का मतलब होता है माला, फूलों की माला। आपने देखा है, जबकि आप फिल्मों में देखा होगा कि जब किसी का देहांत होता है तो गोल कलर का लेके जाते हैं लोग, या हमारे नेता जब किसी को श्रद्धांजलि देते हैं तो गोल कलर की माला लेके जाते हैं, उसको रीत कहा जाता है। तो माला की बात तो नहीं हो रही कि जब नेचुरल डिजास्टर होता है लोग कहते हैं भगवान की माला है, नहीं, भगवान का प्यार है। अच्छा, भूकंप आया तो हम ये कभी कहते हैं कि भगवान का प्यार है? नहीं, यहां कोई नेगेटिव वर्ड चाहिए। भगवान का फेवर है, पॉजिटिव वर्ड है, नहीं चाहिए। भगवान का रैथ है। रैथ मतलब होता है एंगर, रैथ मतलब होता है गुस्सा। हम ये कहते हैं कि ये भगवान का गुस्सा है। आगे बढ़ते हैं, द डैश ह्यूमन बींग्स वर मेनली गवर्न्ड बाय सुपरस्टिशंस। अच्छा देखना, यहां तक हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस में बोला था, और यहां पर हमने पास्ट स्टार्ट कर दिया है। लिखा हुआ है कि जो डैश ह्यूमन बींग्स थे वो सुपरस्टिशंस फॉलो करते थे, और अगले ही लाइन में लिखा हुआ है कि सुपरस्टिशन शुरुआत से हमारे साथ रहा है जब तक साइंस एडवांस नहीं हुआ था। इसका मतलब जरूर हम प्राचीन लोगों की बात कर रहे हैं, कि जो प्राचीन लोग थे वो सुपरस्टिशन से ही चलते थे, वो सुपरस्टिशंस ही मानते थे। तो क्या लिखा हुआ है, द डैश ह्यूमन बींग्स, द सबमिसिव ह्यूमन बींग। सबमिसिव का मतलब जो आसानी से हार मान ले। तो क्या कह रहे हैं कि जो आसानी से हार मानने वाले लोग थे वो सुपरस्टिशंस में मानते थे। कोई कंटेक्स्ट है इसका? कोई कंटेक्स्ट नहीं। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन, एंशिएंट जिसे कहा जाता है, कि जो प्राचीन लोग हैं, हमारे जो पुराने जनरेशंस हैं, चूंकि तब तक साइंस एडवांस नहीं किया था, वो हमेशा गवर्न्ड थे सुपरस्टिशन से। वो हमेशा ये देखते थे कि उनके सुपरस्टिशंस क्या कहते हैं इसके बारे में। इसका तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। इंक्विजिटिव, इंक्विजिटिव का मतलब होता है जिज्ञासु, कोई भी ऐसा इंसान जो बहुत क्यूरियस है, जिसको हमेशा ये चूल मची है कि और ज्यादा सीखना है और जानना है। तो क्या बोलेंगे, जो जिज्ञासु इंसान थे वो सुपरस्टिशंस फॉलो करते थे? नहीं जी, वो साइंटिस्ट बन गए, वो साइंस फॉलो करते थे। इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। द एक्सक्लूसिव
ह्यूमन बींग्स, ऐसे लोग जिनको दुनियादारी से मतलब नहीं थी, वो जो है सुपरस्टिशंस मानते थे। कोई कंटेक्स्ट नहीं है इसका, तो आंसर तो एक ही लग रहा है कि प्राचीन लोग जो थे वो सुपरस्टिशंस मानते थे, क्योंकि तब तक साइंस ने इतना एडवांस नहीं किया था। आगे, द बिलीफ in the dash of time and old traditions of the ancestors bind the people into knots of superstitions thought। लिखा है कि बिलीफ जो है, वो जो बिलीफ है, वो जो सोच है, किसका सोच? डैश ऑफ टाइम का, और ओल्ड ट्रेडिशन हमारे जो एंसेस्टर्स फॉलो करते थे, उसने हमें सुपरस्टिशन से बांध रखा है। कहने का मतलब ये है सेंटेंस का कि आज भी हम लोग कई सारे ऐसे सुपरस्टिशंस करते हैं जो करने के बाद आपसे अगर लॉजिक पूछा जाए तो आप बोलेंगे कि प्राचीन समय से ऐसा चलता है, ये हमारी सभ्यता है। तो यहां पे वही कहा जा रहा है कि जो बिलीफ है ना पुराने जमाने का, ओल्ड ट्रेडिशंस का, हमारे एंसेस्टर्स का, प्राचीन लोग जो करते थे, पूर्वज जो करते थे, उसने हमें बांध के रखा हुआ है सुपरस्टिशंस में। तो क्या लिखा हुआ है? द बिलीफ इन द डैश ऑफ ओल्ड टाइम, द बिलीफ इन द सैंक्टिटी। सैंक्टिटी मतलब होता है पायसनेस, पवित्रता, कि जो पुराने जमाने में इसे पवित्र माना जाता था, इसलिए हम आज भी इसको फॉलो कर रहे हैं, हो सकता है। द बिलीफ इन द एंटिटी, एंटिटी मतलब होता है कंपनी, अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, आसान भाषा में समझा रहा हूं कि जो बिलीफ है कंपनी ऑफ टाइम का, तो कोई सेंस नहीं। एनमिटी का मतलब होता है हेट्रेड, किसी के साथ दुश्मनी होना। जो पुराने जमाने पूर्वजों की जो दुश्मनी थी समय से, उसके वजह से आज भी हम बंधे हुए हैं इससे, कोई सेंस नहीं। द एनविटी, एनविटी मतलब होता है वो पैसा जो आपको साल भर में मिलता हो, कोई कंटेक्स्ट नहीं है, आंसर एक ही लग रहा है। द सैंक्टिटी ऑफ टाइम एंड ओल्ड ट्रेडिशंस, जो मतलब पायसनेस था, जो पवित्रता थी पुराने जमाने में जो चलते आ रहा था, आज भी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, ये इसका करेक्ट सेंस है। बहुत ही अच्छा क्लोज टेस्ट था। इसमें इस क्लोज टेस्ट में कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स आए थे, तो मैंने आपके लिए उसमें अलग से स्लाइड बना दिया। अब इसमें बहुत कुछ समझाने लायक नहीं है, ऑलरेडी मैंने समझाने के दौरान इसमें हर किसी पे रोशनी डाल दी है। फिर भी ये फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए बहुत जरूरी है, जैसे कि पिक्यूलियर मतलब होता है अजीब, ये कई बार एसएससी ने पूछा है। इरैंड मतलब होता है काम, कई बार पूछा है। स्क्रिपुलस, अनस्क्रिपुलस बहुत बार पूछा जाता है ना। इसके अलावा एनमिटी बहुत बार पूछा जाता है। तो ये वर्ड्स हैं जो कि एसएससी में बार बार रिपीट होते हैं, तो मैंने सोचा अलग से इसको बता दिया जाए, अलग से एक स्लाइड बना दिया जाए। अब आपको क्या करना है कि इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आपको इन सारे वर्ड्स का नोट्स बना लेना है, और प्रीवियस में भी जो वर्ड्स हमने पढ़े थे वो आपका नोट्स बना लेना है। पीडीएफ कहां से मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये वीडियो 8 बजे रात को आएगी, 10 बजे टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ अपलोड हो जाता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन करना। पीडीएफ हर वीडियो के बाद पीडीएफ आपको वहां पे मेरे वीडियो का मिल जाता है। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि 25 में से आपने कितने करेक्ट किए, मुझे इंतजार रहेगा। अगर चैनल पे नए हो और पढ़कर मजा आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ में जितना ज्यादा शेयर कर सको उतना ज्यादा शेयर करना। मिलेंगे अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।